महाराष्ट्र और कर्नाटक के राजा रामचंद्र किसी खतरे से अनजान अपने महल में थे। उनका बेटा सिंघन सेना के साथ राजधानी देवगिरी यानी आज के दौलताबाद से बाहर गया हुआ था। उसी समय दिल्ली से मालवा गुजरात होते हुए अलाउद्दीन खिलजी 8000 घुड़सवार सैनिकों के साथ देवगिरी को लूटने पहुंचा। खिलजी के जोरदार हमले के बीच सिंघन वापस आया, लेकिन खिलजी ने अफवाह फैलाई कि दिल्ली से 20,000 घुड़सवार सैनिक और आ रहे हैं। सिंघन की सेना ने मैदान छोड़ दिया। ऐसा पहली बार था जब किसी मुस्लिम हमलावर ने दक्कन पर जीत हासिल की थी। ये वही अलाउद्दीन खिलजी है जिसने चित्तौड़ की रानी पद्मावती को जौहर करने पर मजबूर कर दिया था। देवगिरी पर खिलजी के हमले के बाद महाराष्ट्र में बाहरी हमलावरों की लूटपाट अगले 350 सालों तक जारी रही। नमस्कार तोड़ में बात महाराष्ट्र के बनने, हिंदू राजाओं के शासन और इस्लाम के विस्तार की। प्राचीन काल का महाराष्ट्र। उत्तर में आर्यों और दक्षिण में द्रविड़ों के बीच का इलाका है महाराष्ट्र। एक समय अपरांत यानी आज का कोंकण, उत्तर में लता यानी गुजरात और दक्षिण में गोपाकपट्टनम यानी गोवा तक महाराष्ट्र के तटीय इलाके हुआ करते थे। ये राज्य दो नदियों कृष्णा और गोदावरी के तट पर बसा है। माना जाता है कि गोदावरी के किनारे ऋषि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या रहते थे, जिनको भगवान राम ने शाप मुक्त कर पत्थर से इंसान बनाया था। वहीं कृष्णा नदी की कहानी भगवान कृष्ण से जुड़ी है, जो आज सोलापुर के पंढरपुर में भगवान विट्ठल के रूप में विराजमान है। मान्यता ये भी है कि रावण ने सीता का अपहरण पंचवटी से किया था, जो आज के महाराष्ट्र के नासिक जिले में है। परशुराम एक पुजारी थे, जिनके शिष्य चित्पावन ब्राह्मण हुए। यही आगे चलकर मराठों के पेशवा बने। महाराष्ट्र का पहला ऐतिहासिक साक्ष्य रत्नागिरी इलाके में मिलता है। महाराष्ट्र को कैसे मिला इसका नाम? सातवाहन महाराष्ट्र का पहला राजवंश माना जाता है। करीब 450 सालों तक महाराष्ट्र में सातवाहन वंश का राज रहा। इतिहासकारों के मुताबिक संस्कृत भाषा की एक शाखा महाराष्ट्री इसी इलाके में बोली जाती थी, जिसके चलते इसका नाम महाराष्ट्र पड़ा। महाराष्ट्र से ही मराठी भी निकली है। सातवाहनों के बाद महाराष्ट्र में वाकाटक वंश का शासन रहा। इस दौरान महाराष्ट्र की फेमस अजंता अलोरा केव्स को भी बनाया गया। सातवाहन और वाकाटक ब्राह्मण थे, जबकि इनके बाद महाराष्ट्र पर शासन करने वाला चालुक्य साम्राज्य क्षत्रिय था। चालुक्य के बाद राष्ट्रकूटों का शासन रहा। इनमें से राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय ने सबसे ज्यादा साम्राज्य का विस्तार किया। फिर महाराष्ट्र पर आज के कर्नाटक के कल्याणी से आने वाले चालुक्यों का शासन रहा। इसके बाद होयसल राजवंश ने यहाँ राज किया। होयसल राजवंश को यादवों का वंशज माना जाता है। छत्रपति शिवाजी की मां जीजाबाई खुद जाधव कुल से आती थी, जो यादवों के वंशज थे। अलाउद्दीन खिलजी का हमला। 1296 में खिलजी ने महाराष्ट्र पर हमला जरूर किया था, लेकिन उसके निशाने पर दिल्ली थी। इसीलिए राजा रामचंद्र के सालाना तय रकम अदा करने की शर्त पर खिलजी दिल्ली वापस चला गया। लेकिन कुछ ही सालों बाद 1307 और 1310 में अलाउद्दीन के गुलाम मलिक काफूर ने 2 बार देवगिरी पर हमला किया। रामचंद्र ने अलाउद्दीन की सरपरस्ती स्वीकार कर ली और सिंघन जंग में मारा गया। जब दिल्ली ने ही रत्नागिरी को बनाया राजधानी। इसके बाद दिल्ली में सत्ता के लिए मारकाट शुरू हुई। 1307 से लेकर 1321 तक अकेले ही पूरे दक्षिण भारत पर कब्जा करने के बाद मलिक काफूर ने अपने ही मालिक अलाउद्दीन की हत्या कर दी। बदले में अलाउद्दीन के बड़े बेटे मुबारक ने काफूर को मार डाला। मुबारक को उसके ही सेना प्रमुख मलिक खुसरू खान ने मार डाला और खुसरू को मारकर गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। 1351 में गयासुद्दीन तुगलक का बेटा मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर था। उसने दिल्ली के बजाय रत्नागिरी को राजधानी बनाया। 3 अगस्त 1347 को एलोरा के पास के इलाके के गवर्नर हसन गंगू ने तुगलक के खिलाफ जाकर दक्कन में आजाद साम्राज्य की घोषणा की। हसन ने बाद में अपना नया नाम अलाउद्दीन बहमन शाह रख लिया। यही वजह है कि उसके साम्राज्य को बहमनी साम्राज्य कहते हैं। बहमनी साम्राज्य ने करीब 200 साल तक शासन किया। 1518 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य के पतन के बाद दक्कन में 5 छोटे साम्राज्य बने। अहमदनगर में अहमद शाही, बीजापुर में आदिल शाही, गोलकुंडा में कुतुब शाही, बीदर की बरीद शाही और बरार की इमाद शाही। पूरे भारत पर मुगल साम्राज्य का दबदबा। 15वीं सदी खत्म होते होते दिल्ली में मुगल बादशाह बाबर का शासन आ चुका था।
इधर दक्कन की सल्तनतें आपस में लड़ रही थी। तभी मुगल बादशाह अकबर ने मौका देखकर 1600 ईस्वी में अपने बेटे मुराद को अहमदनगर के किले पर हमला करने भेजा। उस वक्त अहमदनगर की निजामशाही हुसैन निजाम शाह की बेटी चांद बीबी के हाथ में थी। चांद बीबी ये जंग हार गई और मुगलों के हाथों में पड़ने से पहले ही खुद की जान ले ली। 1626 में मुगलों ने अहमदनगर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। 1658 से 1707 यानी 49 सालों में मुगल बादशाह औरंगजेब ने दक्कन समेत लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर मुगल साम्राज्य कायम किया, लेकिन वो दक्कन के पहले मराठा शासक शिवाजी भोसले को हराने में नाकाम रहा। 19वीं शताब्दी में जब पूरा भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में था, तब भी पुणे ने अपनी आजादी बचा कर रखी थी। तारीख 28 मार्च 1737, जगह मुगलों की राजधानी दिल्ली। पेशवा बाजीराव सेना के साथ मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के महल से सिर्फ 4 कोस दूर थे। बाजीराव ने ऐसा घेराव किया था कि बादशाह ने यमुना के रास्ते भागने के लिए महल के नीचे नावें तक मंगवा ली, लेकिन अचानक बाजीराव आगे बढ़ने की बजाय वापस चले गए। ये वही पेशवा बाजीराव हैं जिनकी कहानी आपने फिल्म बाजीराव मस्तानी में देखी है। आज महाराष्ट्र की कहानी सीरीज के दूसरे एपिसोड में जानेंगे पेशवा बाजीराव ने दिल्ली से सेना वापस क्यों लौटाई। साथ ही जानेंगे महाराष्ट्र में शिवाजी का वर्चस्व, पेशवाओं के शासन और अंग्रेजों के कब्जे की कहानी। 1630 ईस्वी में शिवनेर के किले में शाहजी और जीजाबाई को बेटा हुआ। नाम रखा गया शिवाजी। हालांकि शिवाजी की परवरिश दादोजी कोंडदेव और मां जीजाबाई की देखरेख में हुई। महज 16 साल में शिवाजी ने आदिल शाह के अधीन पुणे का तोरण किला जीत लिया। 1646 में दादोजी के निधन के बाद शिवाजी ने नया किला बनवाया और नाम रखा राजगढ़। इसके बाद शिवाजी का विजय रथ चाकन, पुरंदर, कोंडाना, पुणे के आसपास सह्याद्री पर्वतमाला, उत्तरी इलाके में महुली, कोंकण, रायरी सब तरफ चला। शिवाजी को रोकना नामुमकिन था, तो आदिल शाह ने उनके पिता शाहजी को गिरफ्तार किया, लेकिन फिर भी शिवाजी नहीं रुके। नवंबर 1656 में आदिल शाह की मौत के बाद अली बीजापुर का सुल्तान बना। सल्तनत का सबसे बड़ा करीब 7 फुट का कमांडर अफजल खान कभी किसी से नहीं हारा था। सुल्तान के आदेश पर अफजल खान 20,000 घुड़सवार सैनिक लेकर शिवाजी से जंग के लिए निकला। शिवाजी जानते थे कि अफजल से सीधी लड़ाई मुश्किल होगी, इसीलिए वो सेना सहित प्रतापगढ़ के किले में घुस गए। कई दिनों तक जब लड़ाई अटकी रही तो संधि का रास्ता खुला। 10 नवंबर 1659 को शिवाजी और अफजल खान की मुलाकात हुई। इतिहासकारों के मुताबिक अफजल शिवाजी को गले लगाने के लिए आगे बढ़ा और शिवाजी की पीठ पर खंजर घोंपने का प्रयास किया। शिवाजी बच गए, लेकिन उन्होंने बागनख यानी हाथ में पहने जाने वाले पंजे जैसे हथियार से अफजल के पेट पर वार किया। इस हमले से अफजल की मौत हुई। पहला हमला किसने किया, इस पर आज भी इतिहासकारों में मतभेद है। अफजल को मारने के बाद से ही औरंगजेब की निगाह शिवाजी पर थी। जब शिवाजी ने अहमदनगर का किला लूटा तो औरंगजेब ने शिवाजी से लोहा लेने के लिए मिर्जा राजा नाम से मशहूर जयसिंह को भेजा। जीवन में पहली बार शिवाजी जंग हार गए। यही उनकी पहली और आखिरी हार थी। 12 मई 1666 को शिवाजी को बेटे संभाजी के साथ औरंगजेब के दरबार में पेश होना पड़ा। इसके बाद उन्हें नजरबंद करवा दिया गया, लेकिन शिवाजी चतुराई दिखाते हुए 20 अगस्त 1666 को फलों की टोकरियों में बैठकर किसी तरह दक्कन भाग निकले। कुछ सालों तक शांत रहने के बाद जनवरी 1670 में शिवाजी ने फिर से मुगलों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। अपने हारे हुए किले वापस जीतने के बाद 6 जून 1674 को शिवाजी ने अपनी ताजपोशी तय की। कुछ ही सालों बाद उनकी तबीयत खराब रहने लगी और 5 अप्रैल 1680 को उनका निधन हो गया। शिवाजी के निधन के बाद उनके बेटे संभाजी ने सत्ता संभाली। इसी बीच औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य पर हमला करने के लिए 2 लाख सैनिकों की फौज भेजी। फरवरी 1689 में कोंकण में जंग के दौरान मुगलों ने संभाजी को उनके 25 साथियों के साथ पकड़ा। कहा जाता है कि उन्हें अहमदनगर ले जाकर औरंगजेब के सामने झुकने को कहा गया और उनकी जीभ काट दी गई। जिंदा रहने के लिए इस्लाम कबूलने की शर्त रखी गई। संभाजी नहीं माने और 11 मार्च 1689 को उनका सर कलम कर दिया गया। शिवाजी के बड़े बेटे शाहूजी के वफादार बालाजी विश्वनाथ कुछ समय तक पेशवा रहे, लेकिन 1720 में उनकी मौत के बाद दौर आया बालाजी के बेटे बाजीराव प्रथम का, वो मराठी योद्धा जिसने दिल्ली की छाती पर मराठा ध्वज लहराया।
महज 20 साल में बाजीराव पेशवा बने। बाजीराव घुड़सवारों का दस्ता लेकर दुश्मनों पर बहुत तेजी से हमला करने के लिए जाने जाते थे। इतिहासकार जदुनाथ सरकार बताते हैं, बाजीराव स्वर्ग से जन्मे घुड़सवार सेना नायक थे। उनके जैसा न कोई पहले हुआ न बाद में। बाजीराव ने मुगलों के खिलाफ लड़ाई में कई दूसरे शासकों की मदद की, जैसे बुंदेलखंड के महाराजा छत्रसाल। उनका राज वापस दिलाने पर उपहार के तौर पर बाजीराव को बहुत बड़ी जागीर और उनकी प्रेमिका मस्तानी मिली। 12 नवंबर 1736 को बाजीराव ने 50,000 घुड़सवारों के साथ पुणे से दिल्ली की तरफ कूच की। 10 दिनों के अंदर मराठा सेना आगरा के पास पहुंच गई। घबराए मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने अवध के गवर्नर सादत अली खान को मराठाओं को रोकने भेजा। सादत की सेना ने मराठों को पीछे धकेल दिया। बाजीराव ने कुछ ऐसी योजना बदली कि अगले 4 दिन के अंदर वो सेना सहित दिल्ली में दाखिल हो गए। दिल्ली के शाही महल को कब्जे में लेने से पहले ही बाजीराव पीछे क्यों हट गए, इसका ब्यौरा उनके छोटे भाई चीमा जी को लिखे पत्रों से मिलता है। असल में बाजीराव नहीं चाहते थे कि दिल्ली में लूटपाट हो। उनकी राजधानी पुणे थी, उन्हें दिल्ली पर शासन नहीं करना था। पुणे से और सेना बुलाने पर निजाम उल्क मुल्क रोड़ा बन सकता था। दूसरी वजह थी शाहू जी का आदेश। दिल्ली में कैद के दौरान औरंगजेब की दूसरी बेटी जीनत उन निसा ने उनका पालन पोषण किया था, इसलिए वो उन्हें मां मानते थे, जिस वजह से मोहम्मद शाह के लिए शाहू जी के मन में सहानुभूति थी। हालांकि दिसंबर 1737 में बादशाह की मिन्नत पर निजाम बाजीराव से लड़ने भोपाल पहुंचा। आखिरकार 7 जनवरी 1739 को निजाम और बाजीराव को संधि करनी पड़ी। यही बाजीराव की आखिरी जंग थी। इसके कुछ ही महीनों बाद अचानक 28 अप्रैल 1740 को पेशवा बाजीराव का निधन हो गया। अगले पेशवा हुए बाजीराव के बड़े बेटे नाना साहेब। हालांकि वो राजपूत राजाओं को एकजुट नहीं रख पाए। 14 जनवरी 1761 को पानीपत की लड़ाई में नाना साहेब की सेना की हार हुई, जो इतनी बड़ी थी कि मराठा साम्राज्य फिर कभी इससे उबर नहीं पाया। 23 जून 1761 को नाना साहेब की मृत्यु हो गई। उनके बेटे माधवराव पेशवा बने। 1772 में सिर्फ 27 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। माधवराव के बाद नाना साहेब के तीसरे बेटे नारायण राव गद्दी पर बैठे। चाचा रघुनाथ राव ने ही पेशवाओं के महल शनिवार वाड़ा में उनकी हत्या कर दी। खुद पेशवा बने, लेकिन विद्रोह के बीच उन्हें गद्दी से उतरना पड़ा। नारायण राव के सिर्फ 40 दिन के बेटे सवाई माधवराव अगले पेशवा हुए। इस बीच अंग्रेजों की नजर लगातार पुणे और पेशवाओं पर थी। सवाई माधवराव अपने सलाहकारों की कठपुतली बन चुके थे और निराश होकर 1795 में ही 21 साल की उम्र में उन्होंने आत्महत्या कर ली। ज्यादातर मराठा साम्राज्य का पतन हो चुका था। हालांकि कुछ छोटी छोटी जागीरें कायम थी। अंग्रेजों ने उनमें भी फूट डालनी शुरू कर दी। अब बाजीराव द्वितीय के हाथ में पेशवाई थी, लेकिन अंग्रेजों ने हमला किया और 1818 में बाजीराव द्वितीय को गिरफ्तार कर कानपुर के पास बिठूर भेज दिया। इसे ही एंग्लो मराठा युद्ध कहते हैं, जिसके बाद शनिवार वाड़ा पर पहली बार अंग्रेजों का यूनियन जैक फहरा और महाराष्ट्र पूरी तरह से अंग्रेजों के अधीन हो गया। महाराष्ट्र की कहानी सीरीज 1 जनवरी 1818 को पुणे के नजदीक भीमाकोरे गांव में पेशवा बाजीराव द्वितीय 28,000 मराठाओं के साथ अंग्रेजों के कब्जे वाले पुणे पर हमले की योजना बना रहे थे। रास्ते में मिली ईस्ट इंडिया कंपनी की 800 सैनिकों वाली टुकड़ी में ज्यादातर सैनिक भारतीय मूल के महार दलित थे। इस सेना ने पेशवाओं को कामयाब नहीं होने दिया। महाराष्ट्र के दलित नेता आज भी मराठों पर ब्रिटिश फौज की इस जीत का जश्न मनाते हैं। नमस्कार, महाराष्ट्र की कहानी सीरीज के तीसरे और आखिरी एपिसोड में जानेंगे देश की राजनीति में महाराष्ट्र का अहम क्यों है, दलितों के आंदोलन और आजादी के 13 साल बाद कैसे बना अलग महाराष्ट्र, अछूतों के अधिकारों की लड़ाई वाली धरती। इतिहासकारों के मुताबिक पेशवाओं के शासन के दौरान नगर में प्रवेश करते समय महारों को अपने कमर में झाड़ू बांधकर चलना होता था, जिससे पैरों के निशान मिटते चले। शरीर पर लटके बर्तन पर ही थूकने की इजाजत थी। यहाँ तक कि मंदिर में भी उनका जाना मना था। पेशवाओं ने महारों को अपनी सेना में नहीं रखा, इसीलिए वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हो लिए। छुआछूत, जातियों में भेदभाव और समाज में असमानता की वजह से महाराष्ट्र की धरती पर कई सामाजिक आंदोलन हुए, जैसे महाड सत्याग्रह, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने झीलों और तालाबों से दलितों को भी पानी लेने की अनुमति दिलाई। इसके अलावा कालाराम मंदिर में प्रवेश की लड़ाई और पूना पैक्ट, जिसमें दलित आरक्षण के लिए महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर आमने सामने आ गए थे।
दरअसल 16 अगस्त 1932 को अंबेडकर की कोशिशों से ब्रिटिश सरकार ने दलितों को अलग निर्वाचन क्षेत्र और 2 वोट का अधिकार दिया। महात्मा गांधी इसके खिलाफ थे। उनका मानना था कि इससे दलित हिंदुओं से अलग हो जाएंगे। 18 सितंबर 1918 को गांधी ने ऐलान कर दिया कि अगर ये फैसला वापस नहीं लिया गया तो वो मरते दम तक उपवास रखेंगे। 22 सितंबर 1918 को अंबेडकर गांधी से मिलने पुणे के यरवदा जेल पहुंचे, लेकिन बात नहीं बनी। दोनों अपनी जिद पर अड़े रहे। फिर तमिल नेता एमसी राजा ने अंबेडकर को समझाया कि देश के लोग दलितों के बारे में हमेशा यही मानसिकता बनाए रखेंगे कि इन्होंने गांधी जी की जान के लिए भी समझौता नहीं किया। आखिरकार 25 सितंबर की शाम पूना पैक्ट साइन हुआ और तय हुआ कि दलित भी अपर कास्ट हिंदुओं के साथ ही वोट करेंगे। महाराष्ट्र में कैसे लड़ी गई आजादी की लड़ाई? 1893 में महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर गणेशोत्सव की शुरुआत की। उन्हें लगा कि इस बहाने समाज के हर वर्ग के लोगों को इकट्ठा कर स्वतंत्रता आंदोलन को जन आंदोलन में बदला जा सकता है। लोग इस मुहिम से जुड़े। गणेश विसर्जन के दौरान तिलक ने देशभक्ति के नारे, गीत और भाषण के जरिए लोगों में आजादी की मांग को जगाया। इसके अलावा कांग्रेस की विचारधारा से मेल न खाने की वजह से नागपुर के केशव बलिराम हेडगेवार को हिंदुओं के लिए अलग संगठन बनाने का ख्याल आया। 27 सितंबर 1925 को हेडगेवार ने नए संघ की नींव रखी और 17 अप्रैल 1926 को इसका नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस रखा गया, जो आज देश की राजनीति में अहम भूमिका निभाता है। बॉम्बे और संयुक्त महाराष्ट्र बनने की कहानी। कई सबूतों के आधार पर कहा जाता है कि मुंबई शहर कभी हेप्टेनेसिया यानी 7 द्वीपों का समूह हुआ करता था। करीब 300 ईसा पूर्व से लेकर 1348 तक कई हिंदू वंशों ने इन पर राज किया। 1391 से लेकर 1534 तक ये आइलैंड सुल्तान बहादुर शाह के कंट्रोल में था। 1498 में वास्को डी गामा पहले यूरोपियन ट्रेडर के तौर पर यहाँ आए। 16वीं शताब्दी में मुगलों को हराकर पुर्तगालियों ने यहाँ कब्जा कर लिया। वो इसे बॉम्ब बोहिया कहते थे। 1661 में पुर्तगाली प्रिंसेस कैथरीन डी ब्रिगेंजा की शादी इंग्लैंड के किंग चार्ल्स द्वितीय से हुई। दहेज में उन्हें बॉम्बे भी दिया गया। किंग ने बॉम्बे को 10 पाउंड के मामूली किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पर दे दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी बनाई और करीब 90 सालों तक यहाँ शासन किया और बॉम्बे के आइलैंड्स को एक साथ जोड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी से बढ़ावा मिलने के कारण गुजराती लोगों का दबदबा यहाँ बढ़ा, लेकिन उनका मराठियों के साथ टकराव भी बढ़ा और अलग अलग राज्यों की मांग होने लगी। महाराष्ट्र राज्य की मांग 1940 के दशक से ही होने लगी थी। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन के कारण ये मांग ठंडी पड़ गई। आजादी के साथ ही ये मांग फिर से तेज हुई। 20 नवंबर 1955 को मुंबई समेत अलग महाराष्ट्र राज्य बनाने की मांग के बीच मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई और सांसद एस.के. पाटिल एक सभा को संबोधित कर रहे थे। पाटिल ने कहा, जब तक आकाश में सूरज और चांद है, मुंबई महाराष्ट्र में समाहित नहीं हो सकता। इसके बाद मुंबई के लोगों को इतना गुस्सा आया कि सभा में शामिल लोगों ने दोनों नेताओं पर पत्थर और चप्पल बरसा दिए। मुंबई के हुतात्मा चौक की तरफ लाखों की भीड़ ने मार्च किया। सीएम मोरारजी ने भीड़ को रोकने के लिए शूट एट साइट एंड शूट टू किल के आदेश दिए। एक ही दिन में 15 लोग मारे गए और 300 से ज्यादा घायल हुए। 15 जनवरी 1956 को प्रधानमंत्री नेहरू ने विदर्भ सहित महाराष्ट्र और कच्छ सहित गुजरात को अलग अलग राज्य बनाने की घोषणा आकाशवाणी पर की। मुंबई को केंद्र शासित राज्य बनाने की घोषणा हुई। मुंबई में फिर विरोध शुरू हो गया। मुंबई सहित संयुक्त महाराष्ट्र के नारे लगाते हुए जनता सड़कों पर आ गई। 16 से 22 जनवरी के बीच महाराष्ट्र में गोलीबारी की कई घटनाओं में करीब 100 लोगों की मौत हुई। 23 अप्रैल 1960 को संयुक्त महाराष्ट्र समिति ने दिल्ली की ओर बढ़ते हुए बड़ी रैली निकाली। तब कांग्रेस की अध्यक्ष इंदिरा गांधी ने केंद्र सरकार के साथ इस पर चर्चा की। संसद ने मुंबई समेत संयुक्त महाराष्ट्र के पक्ष में बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम पास किया। मुंबई को संयुक्त महाराष्ट्र की और अहमदाबाद को गुजरात की राजधानी बनाया गया। इस तरह 1 मई 1960 को संयुक्त महाराष्ट्र अस्तित्व में आया। इसे ही आज हम महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं। बाद में गुजरात की राजधानी गांधीनगर हो गई। महाराष्ट्र की कहानी में इतना ही।